हेलो, मैं अरुण तिवारी आप सभी लोगों का एग्जाम कोच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बैठकर पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, हम लोगों ने हिस्ट्री में एक कार्यक्रम की शुरुआत की थी जिसका नाम था 1857 का विद्रोह। और 1857 के विद्रोह में प्रारंभ में हमने कुछ पुस्तकों के बारे में जानकारी ली, कुछ तथ्यों के बारे में जानकारी ली और फिर हम लोगों ने 1857 के विद्रोह के कारणों की समीक्षा करनी शुरू कर दी। और 1857 के विद्रोह के एक एक कारणों को उसके आधार पर, उसके मूल बेस के आधार पर हम लोगों ने समीक्षा करना प्रारंभ किया। तो कारण हमसे समाप्त हो चुके हैं और फिर हमने देखा कि 1857 का विद्रोह शुरू कहाँ से होता है, कैसे शुरू होता है और 1857 के विद्रोह का प्रसार कहाँ कहाँ पर होता है। हम लोगों ने देखा था कि अंग्रेजों ने अपने सैनिकों को एक नए प्रकार का राइफल प्रदान किया जिस राइफल का नाम था न्यू इनफील्ड राइफल। और न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग दिसंबर 1856 में दमदम में सबसे पहले बार किया गया था। और इसीलिए विद्रोह की जो प्रारंभिक शुरुआत मानी जाती है वह दमदम से भी हुई थी। विद्रोह 23 जनवरी 1857 को दमदम में पहला विरोध हुआ था, लेकिन यह विरोध इतना व्यापक नहीं था, कोई हिंसा नहीं हुई थी, इसलिए इतिहास के पन्नों में यह विरोध दब के रह गया। उसके बाद से हमने देखा कि विरोध की एक चिंगारी, जो कि हिंसक चिंगारी है, एक व्यक्ति के द्वारा भड़काई जाती है और उनका नाम है मंगल पांडे। मंगल पांडे यूपी के बलिया के रहने वाले थे और मंगल पांडे पश्चिम बंगाल के बैरकपुर छावनी में जो 34वीं इन्फेंट्री है वहां पर एक सिपाही के रूप में तैनात थे। उन्होंने भी चर्बी लगे कारतूस का विरोध किया और चर्बी लगे कारतूस का विरोध करने के पश्चात उन्होंने अपने अधिकारियों को गोली मार दिया। वैसे उन लोगों ने या मंगल पांडे ने अपने सभी सहकर्मियों को भड़काने की कोशिश तो की कि चलो अंग्रेजों के साथ मिलकर एक साथ विद्रोह कर देते हैं, लेकिन उनके साथियों ने उस रूप में उनका साथ नहीं दिया जिस रूप में वह अपेक्षा कर रहे थे। और अंत में परिणाम ये निकला कि मंगल पांडे को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद से 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी गई। धीरे धीरे इस बात की जानकारी भारत के अलग अलग हिस्सों में होने लगी और जब भारत के अलग अलग हिस्सों में होने लगी तो लोगों ने अपने स्तर पर विद्रोह करना शुरू कर दिया। दमदम के बाद से बहरामपुर की कहानी होती है और बहरामपुर के बाद से फिर हम पहुंच जाते हैं मेरठ में। हम दमदम के बाद से बहरामपुर, बहरामपुर के बाद से हम पहुंच जाते हैं बैरकपुर और बैरकपुर के बाद से हमारी कहानी शुरू हो जाती है मेरठ से। मेरठ कहाँ पर है? यूपी में है। मेरठ में सेना की छावनी है और बटालियन का नंबर कौन सा है? 3य घुड़सवार सेना। और यहाँ पर कुछ सैनिकों ने विद्रोह किया जिसमें से 99 सैनिकों को पकड़ लिया गया और 24 अप्रैल 1857 को जब विद्रोह शुरू हुआ तो इन 99 सैनिकों को पकड़ लिया गया और पकड़ने के पश्चात इनमें से 85 सैनिकों को 9 मई 1857 को 10 वर्ष की कैद दे दी गई और शेष सैनिकों को अन्य कम वर्षों का कैद दिया गया। इससे जो सैनिक थे वह आक्रोशित हो गए और उन्होंने 10 मई 1857 को विद्रोह कर दिया। इसीलिए 1857 के विद्रोह की वास्तविक शुरुआत 10 मई 1857 को मानी जाती है, क्योंकि इन विद्रोही सैनिकों ने न सिर्फ विद्रोह की शुरुआत की बल्कि विद्रोह का प्रसार भी करना शुरू कर दिया। ये विद्रोही सैनिक यहाँ से निकले, यानी कि मेरठ से निकले और मेरठ से निकलने के पश्चात ये पहुँच गए दिल्ली और दिल्ली में बैठे हैं मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। और बहादुर शाह जफर ने इन विद्रोही सैनिकों के आग्रह को स्वीकार किया और 12 मई 1857 को बहादुर शाह जफर ने अपने आप को भारत का सम्राट घोषित कर दिया और फिर युद्ध की शुरुआत या विद्रोह की शुरुआत हो गई। दिल्ली पर पहले अंग्रेजों का नियंत्रण था और अब दिल्ली पर नियंत्रण हो गया बहादुर शाह जफर और मेरठ से आए हुए विद्रोही सैनिकों का। यह नियंत्रण लगातार चलता रहा, लेकिन 20 सितंबर 1857 को बहादुर शाह जफर के अपने खुद के रिश्तेदार इलाही बख्श के कहने पर या इलाही बख्श के बताने पर हडसन ने बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लिया। और जब हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लिया तो फिर उनको पकड़ा गया और उनके सामने ही उनके बेटे और उनके पौत्र को गोली मार दी गई। बहादुर शाह जफर के ऊपर राजद्रोह का इल्ज़ाम लगाया गया और उनके मुकदमे की सुनवाई कैप्टन हैरियट के द्वारा की गई और कैप्टन हैरियट के न्यायालय ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने का आदेश दिया और अंततः बहादुर शाह जफर अपनी पत्नी जीनत महल के साथ भारत के पड़ोसी राज्य म्यांमार में चले गए, यानी कि बर्मा या रंगून में चले गए और वहीं 1882 में उनकी मृत्यु हो गई। तो इतनी बातें हम जान चुके हैं और अब इसके बाद हमको बातों को जानना है।
बातें क्या जाननी है अब समझिएगा। पहला हेडिंग था कि 1857 के विद्रोह का उद्भव कैसे होता है। अब हम देखेंगे 1857 के विद्रोह का भारत के अलग अलग हिस्सों में प्रसार। तो लिखिएगा 1857 के विद्रोह का प्रसार, एक्सपेंशन ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, एक्सपेंशन ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 के विद्रोह का प्रसार। तो चलिए विद्रोह आरंभ हो चुका है। देखिएगा, मैं फिर एक बार ग्राफ बना लीजिए। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं कहना ये चाह रहा था या कहना यही चाह रहा हूं कि देखिए ये है बैरकपुर, और बैरकपुर से प्रथम हिंसक विरोध शुरू होता है और ये विरोध की चिंगारी यूपी में भी पहुंच जाती है और यूपी में हो जाता है मेरठ, और मेरठ की घटना होती है और मेरठ से ये विद्रोह पहुंचता है दिल्ली, और दिल्ली में मुगल बादशाह खुद को सम्राट घोषित करते हैं और विद्रोहियों का नेता मान लेते हैं। तो यहाँ पर विद्रोह चल रहा है। जब इस बात की जानकारी भारत के अन्य राजा राजवाड़ों को हुआ, अन्य लोगों को हुआ, तो वो भी इनसे इंस्पायर्ड हुए और हर राजा कहीं ना कहीं अंग्रेजों से परेशान था, तो ये भी इससे इंस्पायर्ड हुए और इंस्पायर्ड होने के बाद भारत के अलग अलग हिस्सों में विरोध शुरू हो गया। जैसे अवध में हुआ, कानपुर में हुआ, फैजाबाद में हुआ, बरेली में हुआ, इलाहाबाद में हुआ, असम में हुआ, उड़ीसा में हुआ। तो भारत के अलग अलग हिस्सों में विरोध शुरू हो जा रहा है। एक तरफ ये विरोध चल रहा है तो दूसरी तरफ इधर विरोध शुरू हो गया है। इसी को हम कहेंगे 1857 के विरोध का प्रसार, 1857 के विद्रोह का प्रसार, कि विद्रोह कैसे भारत के अन्य हिस्सों में फैल रहा है। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं, पहला प्रसार दिखाते हैं अवध से। तो हेडिंग डालिएगा अवध। पहला है आपका अवध, और अवध जो है इसकी राजधानी है और राजधानी का नाम है फैजाबाद। अवध राजधानी है फैजाबाद, जिसको आजकल हम अयोध्या के नाम से पुकारते हैं। अब जब भी हमको पढ़ना है और स्टैंडर्ड सर्विसेज के लिए पढ़नी है, हायर सर्विसेज के लिए पढ़नी है, तो हमें पॉइंट्स निकालने होते हैं कि आखिर में अवध में हम क्या पढ़ लें। तो देखिए, हमको पहले ये देखना है कि अवध अंग्रेजों से नाराज क्यों है। तो पहले हमको देखना है नाराजगी। अवध अंग्रेजों से नाराज क्यों है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। दूसरा हमको देखना है अवध के जो लोग हैं, वो अवध के लोग कौन कौन से, उस गद्दी पर कौन बैठा हुआ है। और तीसरा हमको देखना है कि वो अंग्रेज अधिकारी कौन है जिसके माध्यम से अवध का विद्रोह हुआ। या तो अंग्रेज हार गया, या तो अंग्रेज मारा गया, या तो अवध हार गया, या तो अवध मारा गया। इस प्रकार की घटनाओं को पढ़ना है हमको। तो फिर आप हेडिंग डालेंगे अवध राजधानी फैजाबाद, और इसमें क्या पढ़ना है। तो पहला पॉइंट कि अवध की नाराजगी का कारण, किससे नाराजगी का कारण, नाराजगी के कारण अंग्रेजों से। तो समझिए, ये है अवध, और अवध के बारे में एक बात पहले समझिए। भारत में जितने भी देसी रियासत हुए, जितने भी राजा रजवाड़े हुए, उन राजा रजवाड़ों में अंग्रेजों की किसी ने सबसे अधिक मदद की थी, तो वो था आपका अवध। भारत में जितने भी राजा रजवाड़े हुए, उन राजा रजवाड़ों में अंग्रेजों की जिसने सबसे ज़्यादा मदद की थी, उसमें से एक शामिल था, उसका नाम था अवध। अवध हमेशा से अंग्रेजों का मित्र राज या दोस्त राज रहा है, फ्रेंडली स्टेट रहा है। लेकिन धीरे धीरे अंग्रेज भारत को जीतने लगे, और जब अंग्रेज भारत को जीतने लगे तो उनके साम्राज्य विस्तार की जो इच्छा थी वो भी प्रबल होने लगी कि और ज़्यादा एरिया को जीता जाए। और अवध एक उपजाऊ एरिया था, और जब तक ये अवध को न जीतते इनके पास बेहतर रेवेन्यू नहीं आता। इसीलिए अंग्रेजों ने सोचा कि अवध की दोस्ती को भूल जाते हैं और अवध को हम जीत लेते हैं।
तो अवध को जीतने की ये कोशिश करेंगे। अवध को कैसे जीता जाए? तो एक तो ऑप्शन ये था कि अवध पर आक्रमण कर दीजिए और अवध को जीत लीजिए, लेकिन अवध के भी सैनिक कमजोर नहीं थे, इसलिए इनको आक्रमण के माध्यम से जीतना उतना आसान भी नहीं था। इसीलिए अब बात आती है एक गवर्नर जनरल की जिसका नाम है डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी का समय काल क्या है? 1848 से 1856। और लॉर्ड डलहौजी ने सन 1854 में एक कमीशन बनाया था और उस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी लॉर्ड डलहौजी को, जिसको कहते हैं आउट्रम की रिपोर्ट। आउट्रम की रिपोर्ट। और आउट्रम ने अपने रिपोर्ट में कहा था कि अवध के जो बादशाह है, अवध के जो नवाब है, वो अपने जनता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, वे कुशासन कर रहे हैं। तो अवध पर आरोप लगाया इन्होंने कि आरोप अवध पर है कि अवध अपने जनता के साथ बेहतर काम न करके क्या कर रहा है? कुशासन, मिस गवर्नेंस कर रहा है। यानी कि अवध की जनता अवध के नवाब से परेशान है। ये किसने कहा? आउट्रम की रिपोर्ट ने। आउट्रम की रिपोर्ट कब बनाई गई है? 1854 में। और आउट्रम की रिपोर्ट किसके कहने पर बनाई गई है? उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के कहने पर बनाई गई है। इसीलिए अवध को जीतने के लिए लॉर्ड डलहौजी ने इसी आउट्रम के रिपोर्ट का सहारा लिया और अवध पर आरोप लगाया गया कि आप अपनी जनता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। इसीलिए अवध का विलय कर लिया गया और 1856 में कुशासन के आधार पर अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय, अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय। ठीक है। और ये प्रश्न है, पहला प्रश्न ये है कि भारत का वह कौन सा राज्य था जिसको कुशासन के आधार पर अंग्रेजों ने अपने राज्य का हिस्सा बना लिया? डेट वॉज अवध। अवध को कब अंग्रेजी साम्राज्य का हिस्सा बनाया गया? ये था 1856। तो पहले आप देखेंगे कुशासन का आधार, ये भी याद रखना है, भारत का एकमात्र राज्य जिसको कुशासन के आधार पर हड़पा गया। इसके पहले हड़पने के लिए या तो हड़प की नीति का प्रयोग करते हैं या अन्य प्रकार की नीतियों का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुशासन के आधार पर हड़प लिया गया। कब? 1856 में। और कुशासन के आधार का जो रिपोर्ट बनाया गया था, किसने तैयार किया था? आउट्रम ने तैयार किया था। और आउट्रम ने रिपोर्ट कब दिया था? 1854 में दिया था। किसको दिया था? लॉर्ड डलहौजी को दिया था। इस प्रकार अवध कुशासन के आधार पर अंग्रेजी साम्राज्य का हिस्सा बन गया। अब देखिए, अब ये है अवध और अवध के है एक नवाब। उस नवाब की एक है बेगम, वैसे बेगम बहुत ज्यादा है उनका, और उस बेगम से उनको एक हुआ है पुत्र। और अवध के नवाब का नाम था वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह। जो बेगम थी उनका नाम था बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। और जो पुत्र था उसका नाम था वर्जिस कादिर। वर्जिस कादिर। अब समझिएगा, जब अवध के नवाब वाजिद अली शाह को इस बात की सूचना मिली कि उनका नवाब का पद अब समाप्त हो गया, तो वो आश्चर्यचकित हो गए कि हमने नवाब का पद कैसे समाप्त हो गया। तो उनको पता चला वाजिद अली शाह को कि कुशासन के आधार पर उनके नवाब का पद गया है। और जो ही इनको पता चला तो इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ शुरू कर दिया विद्रोह। और जो ही इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की, नवाब वाजिद अली शाह को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के पश्चात इनको कलकत्ता में ले जाकर नजरबंद कर दिया गया। तो इनकी नजरबंद हो गया, ये हो गए कलकत्ता में नजरबंद। ये बात अभी 1856 की है, 57 आया भी नहीं है।
यानी कि 1856 में जो ही वाजिद अली शाह को पता चला कि हमारे नवाब का पद चला गया, तो वाजिद अली शाह ने अपनी सेना को इकट्ठा किया और अंग्रेजों के खिलाफ यानी कि लॉर्ड डलहौजी के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत कर दी। लॉर्ड डलहौजी को पता था कि ये विरोध करेंगे और लॉर्ड डलहौजी ने तुरंत नवाब वाजिद अली शाह को गिरफ्तार करवा दिया और अवध के जगह पर इनको टांग कर लेकर चले गए कलकत्ता और वाजिद अली शाह कलकत्ता के जेल में बंद हो गए। अब आगे की कहानी। अब बेगम वाजिद अली शाह की एक बेगम नहीं है, सैकड़ों बेगम थे इनके पास। लेकिन ये लोग करे तो करे क्या, क्योंकि नवाब हो गए हैं नजरबंद और अंग्रेज उस समय पावरफुल थे। लेकिन जब अवध के लोगों को पता चला कि मथुरा में विद्रोह की शुरुआत हो गई है, दिल्ली में विद्रोह की शुरुआत हो गई है, बैरकपुर छावनी में विद्रोह की शुरुआत हो गई है, तो अवध के जो लोग हैं उनके मन में एक चेतना जागृत हुई, इंस्पायर्ड हुए। उनको लगा कि ये अवसर है, भारत के अलग अलग हिस्सों में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया है, अगर इस अवसर का हम लोगों ने लाभ उठा लिया तो हो सकता है कि हमारा राज्य हमको वापस मिल जाए। हमने बातें 1856 की बताई थी और अब समय हो गया है 1857। और जो ही मथुरा के सैनिकों ने विद्रोह किया, अवध की जो महारानी है उनका जो विचार है विद्रोह करने के लिए वो सक्रिय हो गई और सक्रिय होने के पश्चात इन्होंने क्या किया, विद्रोह की शुरुआत कर दी। और ये विद्रोह की शुरुआत होती है 4 जून सन 1857 को। कैसे होती है, अब इस घटना को हम समझने वाले हैं। तो देखिए, जब ये है आपका अवध और अवध का किया गया था कुशासन के आधार पर हड़पा गया था, और जो ही अवध को कुशासन के आधार पर हड़पा गया, अवध को राज्य न बनाकर अवध को बनाया गया चीफ कमिश्नरी, चीफ कमिश्नरी, और अवध बन गया है चीफ कमिश्नरी ब्रिटिश साम्राज्य का। ओके, और अवध का जो प्रथम चीफ कमिश्नर बनाया गया है वह चीफ कमिश्नर है, उसका नाम है हेनरी लॉरेंस। हेनरी लॉरेंस, और हेनरी लॉरेंस के कंट्रोल में अवध को कर दिया गया था। और ये घटना कब की है, 1856 की है। लेकिन 1857 के जून में, यह है आपका 4 जून और 1857, अब यहाँ पर बेगम हजरत महल, और बेगम हजरत महल ने क्या किया, उन्होंने विद्रोह की बागडोर संभाली। चूंकि इनके पति जेल में है, इसलिए इन्होंने क्या किया, अपने पुत्र वर्जिस कादिर को नया नवाब घोषित किया और ये बोला कि अब हमारा नवाब कौन होगा, वर्जिस कादिर। और वर्जिस कादिर को नवाब बनाने के लिए बेगम हजरत महल ने विरोध की शुरुआत कर दी। उस समय अवध का केंद्र लखनऊ था और वहाँ पर चीफ कमिश्नर है हेनरी लॉरेंस, इसीलिए बेगम सबसे पहले इसके खिलाफ अपनी सेना ले गई और इस युद्ध में या इस विद्रोह में हेनरी लॉरेंस मारा गया। और जो ही हेनरी लॉरेंस मारा गया, इस बात की सूचना मिली अंग्रेजों को, और उस समय जो अंग्रेज सेनापति बनकर आ चुका था कॉलिन कैंपबेल, और हेनरी लॉरेंस के मरने के बाद से कॉलिन कैंपबेल अपनी सेना लेकर खुद आ गया अवध। अब जो कॉलिन कैंपबेल है और उस समय ब्रिटिश का सर्वोच्च सेनापति था, इसके पास बेहतर प्रशिक्षित सेना है, बेहतर हथियार है। और बेगम हजरत महल, उसका तो खुद का राज्य नहीं है, उसके तो राज्य को हड़प लिया गया 1856 में कुशासन के आधार पर। इसलिए बेगम हजरत महल इनका मुकाबला नहीं कर पाई, और बेगम हजरत महल जब इनका मुकाबला नहीं कर पाई तो फिर ये कहाँ चली गई, ये चली गई वहाँ से नेपाल भाग गई अपना जान बचाने के लिए। और ये भी आपसे प्रश्न पूछे गए हैं कि बेगम हजरत महल का संघर्ष किस अंग्रेज सेनापति से हुआ था, तो यह है कॉलिन कैंपबेल। बेगम हजरत महल ने किसको मारा था, हेनरी लॉरेंस को। बेगम हजरत महल युद्ध भूमि से कहाँ भागकर चली गई, नेपाल भागकर चली गई। तो फिर एक बार अवध के बारे में एक समरी बनाते हैं। अवध अंग्रेजों का सबसे प्रिय राज्य था। आउटरम की रिपोर्ट को ध्यान में रखकर सन 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आधार पर अवध को हड़प लिया और वहाँ के नवाब वाजिद अली शाह को गिरफ्तार करके कलकत्ता में नज़रबंद कर दिया। बाद में उनकी रानी इस विद्रोह का नेतृत्व करती हैं और विद्रोह में वो चली जाती है नेपाल। ओके, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे।
और अवध के बाद अब हम चलेंगे कानपुर, और कानपुर में होना है विद्रोह। तो कानपुर में कैसे विद्रोह होगा इसको भी हमको अब समझना है। तो आप भी हेडिंग डालिए कानपुर। कानपुर में होना है विद्रोह, लेकिन कानपुर के हेडिंग को थोड़ा सा आराम से पढ़ना है आपको। एक काम करते हैं, कानपुर जाने से पहले हम कहीं और चलते हैं। ये है इंडिया, यहाँ पर है यूपी, यूपी में है कानपुर। और कानपुर की घटनाओं को तो पढ़ना ही पढ़ना है, यहाँ की घटनाओं को पढ़िएगा। यहाँ पर एक साम्राज्य है, उस साम्राज्य का नाम है मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य। और मराठा साम्राज्य में एक पद है जिस पद का नाम है पेशवा। और मराठाओं के प्रथम पेशवा है मोरोपंत पिंगल। लेकिन प्रथम पेशवा को न याद करके हम मराठाओं के यहां पर याद करेंगे अंतिम पेशवा। अंतिम पेशवा। और अंतिम पेशवा का नाम है बाजीराव द्वितीय, बाजीराव सेकंड। हमें कानपुर पहुंचना है, विद्रोह वहां पर शुरू करनी है, लेकिन इसके लिए बैकग्राउंड तैयार करना पड़ेगा। ये आपका मराठा साम्राज्य, और मराठा साम्राज्य में एक पद है पेशवा, जो कि मराठा साम्राज्य का प्रधानमंत्री होता था। और ये पेशवा अंतिम पेशवा है, उसका नाम है बाजीराव द्वितीय। और बाजीराव द्वितीय ने सन 1817 में अंग्रेजों से एक संधि किया था जिसका नाम था पूना की संधि, ट्रीटी ऑफ पूना। और इस पूना की संधि के माध्यम से बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों से ये कहा कि हम पेशवा के पद को छोड़ देंगे, और इसने छोड़ दिया पेशवा का पद। और पेशवा का पद इसी पुणे के संधि के द्वारा हमेशा के लिए समाप्त हो गया। और पेशवा का पद छोड़ने के पश्चात अंग्रेजों ने बाजीराव द्वितीय को कुछ पैसे प्रोवाइड किए, कुछ पेंशन दिया। और अंग्रेजों ने बाजीराव द्वितीय को 8 लाख प्रति वर्ष का पेंशन दिया। और 8 लाख प्रति वर्ष का पेंशन देने के पश्चात उन्होंने बाजीराव द्वितीय से कहा कि आप मराठा साम्राज्य छोड़ दीजिए और आप पहुंच जाइए कानपुर। और कानपुर में एक जगह है बिठूर, इसी बिठूर में जाकर आप रहना शुरू कर दीजिए। इस प्रकार 1817 के पश्चात यह अंतिम मराठा पेशवा मराठा साम्राज्य को छोड़कर कानपुर पहुंच गया। और कानपुर पहुंचने की पृष्ठभूमि है पुणे के संधि के माध्यम से ये पहुंच गया कानपुर। अब 1817 के पश्चात कानपुर में कौन रह रहा है, तो यहां पर है मराठा पेशवा। और मराठा पेशवा का नाम क्या है, बाजीराव द्वितीय। और बाजीराव द्वितीय कानपुर में क्यों रह रहा है, क्योंकि अंग्रेजों ने कहा था कि आप कानपुर में रहिए, मराठा साम्राज्य को छोड़ दीजिए, आप जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक हम आपको पेंशन देते रहेंगे। लेकिन बाजीराव द्वितीय की सन 1851 में हो गई मृत्यु। और जब बाजीराव द्वितीय की सन 1851 में मृत्यु हो गई तो फिर बाजीराव द्वितीय को दिया जाने वाला पेंशन ये भी समाप्त हो जाएगा। तो उनका जो पेंशन है, जो कि 8 लाख रुपए प्रति वर्ष पा रहे थे, वो क्या हो गया, यह पेंशन हो गया समाप्त। ओके। और जब ये पेंशन समाप्त हो गया तो फिर बाजीराव द्वितीय का अपना कोई लड़का नहीं था। बाजीराव द्वितीय ने एक व्यक्ति को गोद ले रखा था, उनका एक था दत्तक पुत्र, और उस दत्तक पुत्र का नाम था धोंधू पंत। धोंधू पंत, जिसको हम बोलचाल की भाषा में नाना साहब के नाम से जानते हैं। देखिए, हमको कानपुर पहुंचना है, कानपुर में विद्रोह करानी है, लेकिन कानपुर के विद्रोह की शुरुआत हम एक बैकग्राउंड के थ्रू कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि यह मराठा साम्राज्य अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय, पुणे की संधि के माध्यम से इसने पेशवाई का पद छोड़ दिया और 8 लाख रुपए प्रति वर्ष का पेंशन लेने के पश्चात ये कानपुर के बिठूर में चले गए। जब तक ये पेशवा जीवित थे, कानपुर में उनको 8 लाख रुपए प्रति वर्ष का पेंशन मिल रहा था। लेकिन 1851 में बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के पश्चात अंग्रेजों ने उनकी पेंशन बंद कर दी।
बाजीराव द्वितीय का अपना कोई लड़का नहीं था, इसलिए बाजीराव द्वितीय का खुद का दत्तक पुत्र धोंधू पंत, जिसको हम नाना साहब कहते हैं, इन्होंने अंग्रेजों से इस बात की डिमांड की कि हमारी पेंशन आप हमको वापस दिलवा दीजिए। और जब डिमांड किया गया तो अंग्रेजों ने इस बात को इनकार कर दिया। अंग्रेजों का कहना यह है कि चूंकि आप बाजीराव द्वितीय के बायोलॉजिकल सन तो है नहीं, जैविक पुत्र तो है नहीं, आपको गोद लिया गया है, और दूसरा पेंशन आपके पिता को दी गई थी, आपको किस बात की पेंशन दी जाए। अब बाजीराव द्वितीय के पास कोई नाना साहब के पास कोई विकल्प नहीं था। उनकी पेंशन 1851 में ही समाप्त कर दी गई है, कोई विकल्प नहीं था उनके पास। इसीलिए अब इन्होंने चुपचाप बैठे रहे अपने घर में, आराम से बैठे रहे, कुछ अंग्रेजों का कर भी नहीं सकते थे। लेकिन एक समय के बाद से नाना साहब को यह पता चला कि मेरठ में भी विद्रोह हो गया है, दिल्ली में भी विद्रोह हो गया है, इवन उनके पड़ोसी अवध में भी विद्रोह हो गया है। अतः इन्होंने भी अपने यहाँ विद्रोह की तैयारी प्रारंभ कर दी। तो ये है आपके नाना साहब। ये है आपके नाना साहब। और नाना साहब ने, ये कौन है, तो अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र हैं। और नाना साहब ने शुरू कर दिया विद्रोह, और ये विद्रोह शुरू किया जून 1857 में, और 5 जून 1857 को विद्रोह की शुरुआत कर दी। विद्रोह की शुरुआत कहाँ से की? कानपुर से। अब इस विद्रोह में नाना साहब ने अपना एक सेनापति अपॉइंट किया था जो इनकी सेना को लीड करेगा, और नाना साहब ने इसमें एक अपना सलाहकार अपॉइंट किया था जो इनको बात बात में क्या करेगा, एडवाइज करेगा। जो सेनापति हैं उस सेनापति का नाम है तात्या तोपे। देखिए नाम में तोप लगा हुआ है, तात्या तोपे। और तात्या तोपे का बचपन का नाम है रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग। तो नाना साहब कौन है? अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र हैं। नाना साहब ने विद्रोह क्यों शुरू किया? प्राथमिक रूप से पेंशन प्राप्त करने के लिए। नाना साहब का सेनापति कौन है? तात्या तोपे। तात्या तोपे के बचपन का नाम क्या है? रामचंद्र पांडुरंग। नाना साहब का खुद का नाम क्या है? उनका नाम था धोंधू पंत। और जो सलाहकार इन्होंने अपॉइंट किया था उस सलाहकार का नाम था अजी मुल्ला। अजी मुल्ला। दो मिलता जुलता नाम है, एक का नाम है अहमद उल्ला शाह, वो कोई और है, और अजी मुल्ला कोई और है। तो ये है अजी मुल्ला। और इन लोगों ने मिलकर कानपुर में विद्रोह की शुरुआत कर दी। तो आप देखिएगा, एक तरफ है नाना साहब एंड टीम, यहां पर है नाना साहब और नाना साहब के टीम के लोग हैं, और नाना साहब के टीम के खिलाफ एक कानपुर में कैप्टन है, उस कैप्टन का नाम है कैप्टन व्हीलर। व्हीलर, ये है कैप्टन व्हीलर। तो एक तरफ नाना साहब और दूसरी तरफ अंग्रेज सेनापति कैप्टन व्हीलर। कैप्टन व्हीलर को लगने लगा कि वह नाना साहब के सैनिकों के सामने टिक नहीं पाएगा, इसलिए कैप्टन व्हीलर ने कर दिया आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण। और इसने कर दिया आत्मसमर्पण। और इसने बस ये कहा कि देखिए नाना साहब, आप हमारे परिवार को और हमारे जितने भी साथी हैं उनके परिवारों को कानपुर से सुरक्षित बाहर निकाल दीजिए। नाना साहब ने कहा कि ठीक है, आप हमारे खिलाफ युद्ध रोक दीजिए और हम आपके और आपके साथी के परिवारों को आराम से कानपुर से बाहर निकाल देंगे। शर्त तय हो गई, युद्ध समाप्त हो गया, और कैप्टन व्हीलर अपने सहयोगियों और उनके परिवार के साथ कानपुर में गंगा नदी में आया, और गंगा नदी में शिप में बैठकर उसको इलाहाबाद जाना था। लेकिन ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर नाना साहब के लोगों ने धोखा दे दिया, और धोखा देने के पश्चात कैप्टन व्हीलर और उनके सहयोगी के परिवार को गंगा नदी में, जब वो बैठकर गंगा नदी में जा रहे थे, इलाहाबाद जाने की कोशिश कर रहे थे, उसी समय उनको उन लोगों ने मार दिया। और जो मारा गया था, ये मारा गया था सती चौरा नामक स्थान पर। इसको कहते हैं सती चौरा की घटना।
और सती चौरा किससे मिलता जुलता एक और नाम होगा, चौरी चौरा। चौरी चौरा का संबंध असहयोग आंदोलन से है, जबकि सती चौरा का संबंध 1857 के विद्रोह से है। सती चौरा में क्या हुआ था, कैप्टन व्हीलर के परिवार और उनके सहयोगी लोगों के परिवार को नाना साहब के सैनिकों ने गंगा नदी, कानपुर में गंगा नदी में सती चौरा नामक स्थान पर मौत के घाट उतार दिया था, और ये नाना साहब के ऊपर एक कलंक माना जाता है। फिर एक और ऐसे ही घटना हुई थी, उस घटना को कहते हैं बीबीगढ़ की घटना। बीबीगढ़ की घटना। और बीबीगढ़ की घटना में क्या हुआ था, ये आप देखिएगा। सेम ऐसी घटना हुई थी, कुछ और सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया और आत्मसमर्पण करके सैनिक इलाहाबाद भागने की कोशिश कर रहे थे, और इन्हीं बीबीगढ़ नामक स्थान पर उन सैनिकों को भी मार दिया गया, धोखे से मार दिया गया। तो सती चौरा की घटना और बीबीगढ़ की घटना का संबंध कानपुर में 1857 के विद्रोह से है। यहाँ पर धोखे से अंग्रेजों को मार गिराया गया। कहानी आगे बढ़ती है। यहाँ पर नाना साहब और टीम है। यहाँ पर आपके नाना साहब, और नाना साहब अपने टीम के लोगों के साथ इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे हैं। टीम में कौन है, तांत्या तोपे हैं, अजीमुल्ला है। बाद में अंग्रेजों ने अन्य लोगों को भी भेजा, जिसमें से इलाहाबाद से एक कैप्टन है, जिस कैप्टन का नाम है कैप्टन नील। बाद में इलाहाबाद से एक कैप्टन भेजा गया, इस कैप्टन का नाम है कैप्टन हैवलॉक। इन लोगों को भेजा गया, और इन लोगों ने नाना साहब के साथ विद्रोह को जारी रखा, या नाना साहब ने इन लोगों के खिलाफ 1857 के विद्रोह को जारी रखा। धीरे धीरे ये लगने लगा अंग्रेजों को कि नाना साहब और उनके सैनिक इस युद्ध को लंबा खींच रहे हैं, इसलिए इस बार नाना साहब का सामना करने के लिए खुद कैप्टन या सेनापति कॉलिन कैंपबेल आ गया। कॉलिन कैंपबेल, और खुद इस बार कॉलिन कैंपबेल आ गया। अब ये कॉलिन कैंपबेल कुछ समय पहले अवध की जो नवाब है, जो बेगम है, हजरत बेगम महल, उनको नेपाल भेज चुका था। और जो ही कॉलिन कैंपबेल आएगा, नाना साहब अपना हार मान लेंगे और जान बचाने के लिए नाना साहब भी भाग जाएंगे नेपाल, और नाना साहब चले गए नेपाल। तो अभी हम लोगों ने मात्र 2 जगहों की घटनाओं का विश्लेषण किया है, एक अवध का और दूसरा हम लोगों ने कानपुर का। अवध में क्या हुआ था, कुशासन के आधार पर उसको हड़पा गया था, और अवध की पूरी कहानी हमने बता दी है। और फिर आपने देखा था कि पेंशन को लेकर कानपुर में शुरू हो गया, और अंत में नाना साहब चले गए नेपाल। अगले वीडियो में हम झांसी पढ़ेंगे और अन्य जगहों को, शाहाबाद पढ़ेंगे, अन्य जगहों को पढ़ेंगे। तो ठीक है, अगले वीडियो में अन्य बातों को पढ़ते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।